आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर की। इससे पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज जो है चल रही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज चल रही हैं लगातार और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एपीएस के लिए शॉर्ट हैंड की क्लासेज भी लगातार चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए, जो रणजीत सिंह का जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल में हुआ था। सुकर चकिया मिसल, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि रणजीत सिंह का जन्म, जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उनका जन्म किस मिसल में हुआ है। तो सुकर चकिया मिसल आपको लगाना है। और इनके जो पिताजी थे महासिंह इनके पिताजी थे, क्योंकि महासिंह के घर में इनका जन्म हुआ। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809, ये डेट आपको याद रखनी है। डेट सहित जो है आपको ईयर भी याद रखना है, 25 अप्रैल 1809, क्योंकि वनडे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि अमृतसर की संधि कब हुई है। तो 1809 आपका ऑप्शन होता है, लेकिन अभी डेट में भी पूछ सकते हैं। तो 25 अप्रैल 1809 आपको जो है याद रखना है। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान जीता, 1819 में कश्मीर जीता और 1834 में पेशावर को जीत लिया। इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने। घटना चक्र में जो भी चीज़ें वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी चीज़ बिना मतलब के यहाँ नहीं दी जाती है। और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी कराई जाती है। और जल्दी ही क्यूज सेशन हम लोग ला रहे हैं, मतलब आप इधर पढ़ेंगे, नीचे आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप क्यूज दे सकते हैं। ठीक, जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा, तो उससे क्या होगा, आप जो पढ़ेंगे उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बढ़िया से पढ़ भी लेंगे। तो 1798 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। जो अफ़गानिस्तान के शासक थे जमान शाह, उन्होंने 1798 में किया क्या आक्रमण। किसके ऊपर आक्रमण किया? पंजाब के ऊपर। जब वो वापस जा रहे थे, उनकी तोपें क्या होती हैं चिनाब नदी में। चिनाब, झेलम, सिंधु, ये सब क्या है आपके कश्मीर साइड में पड़ते हैं, कश्मीर पंजाब में। तो चिनाब में उनकी जो है तोपें गिर जाती हैं। तो रणजीत सिंह उसे निकलवाते हैं और निकलवा के उनके पास भिजवा देते हैं कि ये लो, तुम्हारी तोपें गिर गई थी और हमने जो है उन्हें निकलवाया और आपके पास भिजवा दिया। इस बात से जो है जमान शाह जो होते हैं अफ़गानिस्तान के शासक बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सेवा के बदले में जमान शाह उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे देते हैं कि जाओ तुम लाहौर पर अधिकार कर लो, क्योंकि तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया है। तो 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया है। और रणजीत सिंह जो होते हैं वो जाते हैं लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने दी थी। तो इस तरह से लाहौर का अपना सूबेदार भी मान लिया, लाहौर पर अधिकार हो गया है महाराजा रणजीत सिंह का। उन्होंने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। अमृतसर भंगी मिसल के अंडर में था, तो उन्होंने उसे भी छीन लिया 1805 में। और तत्पश्चात पंजाब की जो राजनीतिक राजधानी लाहौर है, फिर धार्मिक राजधानी आपकी अमृतसर है, दोनों ही उनके अधीन आ गए। किसके अधीन आ गए? महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गए। रणजीत सिंह एक योगी शासक थे, बहुत ही योग्य थे, और उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उन्होंने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो उनका मानना ये था। तो कहा जाता है कि प्रभु जो करते हैं वो आपके अच्छे के लिए करते हैं, या ईश्वर जो करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं। तो वही वाला सिस्टम था कि उन्होंने कहा जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, मैं सभी धर्म को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उनकी एक आँख चली जाती है ना। तो ये उस टॉपिक पे ये बोलते हैं। अफ़गान अमीर शाह शुजा जो थे ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा दिया गया, किससे मिला? तो अफ़गान अमीर शाह शुजा से मिला। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। और जो रणजीत सिंह के पुत्र थे वो खड़क सिंह थे। खड़क सिंह वाला सुना नहीं आपने? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो वही वाला सिस्टम था। रणजीत सिंह के बेटे थे, लेकिन ये अफ़ीम बहुत खाते थे। अफ़ीम खाने की इनकी आदत थी। और अफ़ीम आपको पता है कि अंग्रेज़ों के समय में सबसे ज़्यादा अफ़ीम कहाँ पैदा होती थी? बिहार में। इनके शासनकाल के दौरान ही शीघ्र ही, जब इनका जो शासनकाल चल रहा था,
तो बहुत जल्दी दरबार में दो विरोधी दल, एक संधावालिया दल हो गया, संधावालिया सरदार दल, जिसमें चैत सिंह थे, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधु, ये दूसरा दल था। ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता मतलब दुश्मनी हो गई और फिर अराजकता पंजाब में फैल गई। मतलब गैंग चलते थे, मुन्ना भाई का गैंग अलग है और गुड्डू भैया का गैंग अलग है, समझ ही सकते हैं आप। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। जो चिलियावाला का युद्ध हुआ है वो किसके बीच हुआ है? अंग्रेजी सेना और सिख सेना के मध्य। तो ये भी याद रखने, ये क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार आए हैं, यूपी आर में भी आया हुआ है। ये जो चिलियावाला का युद्ध होता है कब होता है, ये डेट आपको याद रखनी है। 1849 में हुआ 13 जनवरी, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था, सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी। 1849 में आपका चिलियावाला का युद्ध हुआ। 1853 में आपका रेलगाड़ी इन्होंने चालू की थी, समझ ही सकते हैं। तो यही सिस्टम है। उस समय कौन था? लॉर्ड गवर्नर डलहौजी थे। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक की बात जब भी आएगी, वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं, घटना चक्र सिर्फ जो है फुल डे एग्जाम, मतलब जैसे आर ओ है, PCS है, इसी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, इतना आप समझ सकते हैं। तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे महाराजा दिलीप सिंह। उन्होंने 1843 से 49 तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। देखिए चिलियावाला का युद्ध हुआ, उसमें शेर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। चिलियावाले के युद्ध में इन्हें मत जोड़िएगा, लेकिन इनका शासन 1849 में होता है। इनके जस्ट बाद शेर सिंह बैठते हैं। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 पेरिस फ्रांस में हो गया। इनकी अंत्येष्टि जो हुई है वो इंग्लैंड, मतलब दाह संस्कार जो भी हुआ है ना, वो आपका अंत्येष्टि इंग्लैंड में। और दाह संस्कार क्या होता है? दाह संस्कार इनका हुआ नहीं क्योंकि इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आया कि दिलीप सिंह ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था। ऑप्शन में दे देते हैं हिंदू, जैन, बुद्ध, इस्लाम और दुनियादारी। तो कई लोग गलत टिका हिंदू या बौद्ध लगा के आते हैं, जैन लगा के आते हैं, जबकि उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। तो ये याद रखिएगा। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति होती है। 1849 में दूसरा आंग्ल सिख मतलब अंग्रेज और सिख का युद्ध जो है वो समाप्त होता है और पंजाब का विलय कर लिया गया। किस पे? अंग्रेजों के द्वारा। तो पंजाब पर अंग्रेजों का जो मतलब विजय हुआ है या उन्होंने विलय किया है पंजाब को, वो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध मतलब 1849 में किया है, तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया। तो पेंशन भोगी बन जाते हैं दिलीप सिंह अंग्रेजों के। तो इसीलिए ब्रिटेन जब चले जाते हैं तो वहाँ अपना उनको सिस्टम समझ में आता है और वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। पंजाब की ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद, जब पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, आराम से पढ़ो, निश्चिंत होकर पढ़ेंगे, आप सब याद होगा। और क्यूज सेशन हम ला रहे हैं, मतलब आप पढ़ेंगे, नीचे क्यूज देंगे जा करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत मतलब वाली चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव क्लास भी आ रही है, ठीक, सब मिलेगा, बस आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में होता है। जो पहला आंग्ल मैसूर, मतलब आंग्ल जहाँ लिखा है उसका मतलब अंग्रेज होता है बस। तो पहला वाला अंग्रेज मैसूर युद्ध जो होता है 1767 से 69 में होता है। और इस मतलब इसको देख के बहुत सारे लोग डरते हैं, कन्वर्ट कर लो तुम, आंग्ल मैसूर मतलब अंग्रेज मैसूर का युद्ध, बस आंग्ल सिख अंग्रेज सिख का युद्ध, इस तरह सोचो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला जो अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ है 1767 से 69 में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुए। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलिस्ट थे। जो पहला अंग्रेज मैसूर का युद्ध हुआ है वो 67 से 69 में हुआ और इसमें हैदर अली क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। अंग्रेज गवर्नर वेरेलिस्ट हार जाते हैं, बस इतना समझिए। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ में ये पहला वाला मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। डायरेक्ट पहला मैसूर युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध, तीसरा मैसूर युद्ध, इस तरह से याद रखो। नई चीज़ें याद होती हैं तो
पहला सिख युद्ध, दूसरा सिख युद्ध, तीसरा सिख युद्ध, इस तरह से याद रखो, क्या दिक्कत है। और मतलब अंग्रेजों के बीच हुआ ये इतना पता ही है आपको। दूसरा वाला, जो पहला वाला मद्रास की संधि समाप्त होता है 67 से 69, 2 साल चलता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 के दौरान होता है, जिसमें हैदर अली ने निजाम मराठों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया और 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन जो अंग्रेजी सेना को हरा दिया। ठीक, और आर्काट पर विजय कर लेते हैं 1780 में। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक पर हरा दिया। वही हेक्टर मुनरो है, समझो बात को, जिसने बक्सर का युद्ध लड़ा था। तो 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध पूछते हैं, पोर्टो नोवा के युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच होता है 1 जुलाई 1781 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है, याद रखना। पोल्लीलूर का युद्ध, सोलिंगोर में हैदर अली को परास्त कर दिया 1781 में, किसने, अंग्रेज जनरल आयरकुट ने। और 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई, तो दूसरे वाले में हुई, बस इतना समझिए। ठीक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और मंगलोर की संधि होती है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर 1784 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो जाता है, 1780 से 84 तक चलता है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और वहां जेकोबिन क्लब की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि जेकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, उसका सदस्य कौन बना, तो आपके टीपू सुल्तान थे। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, जहां उनकी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा। और टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन जो उनके विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता लेने से मतलब वो कतराते नहीं थे, तो उन्होंने ईरान से, कुस्तुनतुनिया से, अफ़गानिस्तान से, फ्रांस से, सब जगह दूत मंडल भेजे। तो दूत मंडल बनाए, दूत बनाए, ये सब आधुनिक रीत पर दूतावासों की स्थापना भी की, जो आधुनिक इस समय चल रहा है आपका दूतावास वाला सिस्टम, वो भी आपके टीपू सुल्तान ने किया। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि 7 मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। तीसरा वाला जो अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ है 1790 से 92। देखिए पहला जो हुआ है वो आपका क्या हुआ है, 67 से 69 हुआ, फिर 80 से 84 हुआ, ये 90 से 92, और जो आखिरी होगा वो आपका 1799। तो इस तरीके से याद रखना, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ट्रिक भी बता देंगे, वैसे ट्रिक से कोई मतलब नहीं, आप मन लगा पढ़ेंगे ना, इससे चीज़ें याद हो जाएंगी। तो तीसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध में इस जो होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और कार्नवालिस और मैसूर टीपू सुल्तान शामिल थे इसमें। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इनके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया, जो भी बचे। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और वेस्ट स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो वेलेजली थे उस समय, समझ ही सकते हो। तो वेलेजली और स्टुअर्ट ने इस समय जो है सेना का नेतृत्व किया था। और मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि, तो ये क्वेश्चन आया, मार्क्विस की उपाधि किसे दी गई, तो वेलेजली को दी गई। किसने दी, आपके आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने दी। ठीक, तो वेलेजली को और क्या कहा जाता है, मार्क्विस। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक थे। जब युद्ध समाप्त होता है अंग्रेज क्या करते हैं, बहुत होशियार होते हैं वो, अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा देते हैं तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राजधानी में राज्य में मिला लेते हैं। तो कठपुतली वाला सिस्टम होता है, कठपुतली बैठा देते हैं, कठपुतली राजा की, सब हमारा काम यही करेंगे। समरू 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरदना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांबरे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांबरे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जाब्ता खान को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरदना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरदना की शासिका बन जाती हैं। तो यही है कि बेगम समरू क्या सरदना की शासिका बन जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फिलहाल आप लिख लीजिएगा।
और क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी, क्यूज होंगे अब। ठीक, जल्दी ला रहे हैं क्यूज सेशन हम लोग, उस पर काम चल रहा है हमारी टीम के द्वारा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे वो जो भी टेस्ट हो, चाहे आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्लास चालू होगी उसमें भी टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, और हर चीज़ में फ्री दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।